आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प कहानी सुनाएंगे। ये कहानी है एक गरीब मजदूर के बादशाह बनने की। किस तरह एक गरीब मजदूर बादशाह बन गया और शहजादी ने उसके साथ क्या किया, चलिए जानते हैं। इस वीडियो में तो आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल शाहानी नॉलेज को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की यह वीडियो शाम की चादर जमीन पर उतर आई थी और आसमान पर चांद की पहली झलक सेहर बनकर फैल चुकी थी। सरहद शहर के एक सादा से कूचे में, जहां तंग गलियां और माटी के मकान आबाद थे, वहीं एक महरूम लेकिन पुरज़्म नौजवान अपने टूटे फूटे चूल्हे पर बैठा था। उसका नाम था साबिर, एक मजदूर जो अपने पसीने से रोजी कमाता मगर आंखों में बेशुमार ख्वाब बसाए फिरता। साबिर की सादा जिंदगी में हर चीज फख्र और मेहनत की तर्जुमान थी, मगर उसकी निगाहों में जो चमक थी वो किसी शहजादे से कम न थी। जब वो ईंटें उठाता या पत्थर तोड़ता, लोग कहते, ये लड़का तो किसी बड़े मुकद्दर के लिए पैदा हुआ है। दूसरी जानिब रियासत नूरबख्त की आलिशान हवेली में एक शहजादी रहती थी, पलूशा। उसका नाम ही उसके हुस्न की तजलील करता था। नर्म सुनहरी जुल्फें, महीन रंगत, आंखों में चांदनी की सी नरमी और चलने में वो अदाएं कि बागों के फूल भी शर्म से झुक जाएं। हर बशर उसकी एक झलक को तरसता, मगर पलूशा की निगाहें अब तक किसी दिल में ठहरी ना थीं। मगर तकदीर की अपनी ही चाल होती है। एक रोज रियासत में एक जश्न मुनकिद हुआ, महफिल बहारां। शहर के हर घोशे से लोग शिरकत करने आए। साबिर भी वहां मजदूरी की तलाश में पहुंचा। उस नहर के किनारे जहां फानूस लटक रहे थे, वहीं साबिर लकड़ियां उठा रहा था जब उसकी निगाह पहली बार पलूशा पर पड़ी। वो एक पल था, मगर ऐसा लगा जैसे वक़्त ठहर गया हो। पलूशा की भी निगाह उस मजदूर पर पड़ी, जिसकी आंखों में कोई अजूबा सा जज्बा था। न माली हैसियत, न रुतबा, मगर उसकी शख्सियत में कोई बात थी जो दिल को छू जाती थी। वो पहली नज़र थी जो दिल के दरवाजे खोल गई। पलूशा की निगाहों में जब पहली बार साबिर का अक्स उतरा, तो उसके दिल में कोई अनजाना एहसास जाग उठा। उसने तमाम उम्र महलों में हीरे जवाहरात देखे थे, मगर एक मामूली मजदूर की आंखों में ऐसा नूर, ये कैसे हो सकता था? साबिर को इस बात का इल्म तक न था कि उसका वजूद शहजादी के दिल में हलचल पैदा कर चुका है। वो तो अपने काम में मसरूफ रहा, मगर पलूशा की नजरें हर लम्हा उसे तलाशती रहीं। उस रात शहजादी ने अपनी कनीज से पूछा, वो मजदूर कौन था जो नहर के पास लकड़ियां जमा कर रहा था? कनीज ने हैरत से जवाब दिया, शहजादी सलामत, वो तो एक गरीब नौजवान है जिसका नाम साबिर है। हर रोज अलग अलग जगह काम करता है। पलूशा ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, साबिर, कितना पुरसुकून नाम है। अगले दिन महल के बागीचे में कुछ मरम्मत का काम शुरू हुआ। हुक्म शहजादी की तरफ से था, मगर किसी को इल्म न था कि इस हुक्म का मकसद क्या है। साबिर को भी वहां बुलाया गया। जब वो बागीचे में पहुंचा तो पलूशा पर्दे के पीछे से उसे देखती रही। साबिर अपने काम में डूबा हुआ था और उसकी मेहनत से बहता पसीना भी उसके चेहरे की रोशनी कम ना कर सका। करीब आते हुए एक लम्हे ने सब कुछ बदल दिया। शहजादी ने पर्दा हटाया और पहली बार साबिर से सीधे मुखातिब हुई। तुम्हारा नाम साबिर है? साबिर ने चौंक कर सर झुकाया और अदब से कहा, जी हां शहजादी मुअज़्ज़मा, तुम बहुत खूब काम करते हो। पलूशा ने कहा, क्या तुम कल फिर आ सकोगे? साबिर ने सर झुकाए ही कहा, अगर आप हुक्म दें तो मेरी जान भी हाजिर है। उस एक जुमले ने पलूशा के दिल में हलचल मचा दी। पहली बार किसी ने उससे इस अंदाज में बात की थी। ना झुकाव, ना डर, बस खुलूस और वफा का एहसास। वो दिन और आज का दिन। साबिर रोज बाग में आता और पलूशा किसी न किसी बहाने से उससे बात करती। उनके दरमियान कोई इजहार नहीं हुआ, मगर हर नज़र, हर लम्हा मोहब्बत की दास्तां बयान करता। मगर रियासत की फिजा में सरगोशियां उठने लगीं। शहजादी एक मजदूर से मिलने लगी है, ये रिश्ता बागी है, नामुमकिन। किला इसरारात से भरने लगा और दरबार की दीवारों में एक साजिश पलने लगी। रियासत नूरबख्त की फिजा में अब हवाओं के साथ साथ सरगोशियां भी तैर रही थीं। शहजादी पलूशा और एक मामूली मजदूर साबिर के दरमियान जो लफ्जों से बेजुबान तल्लुक पनप रहा था, वो अब दरबार की दीवारों से टकराने लगा था। महल के हर घोशे में एक ही नाम गूंज रहा था, साबिर। दरबार के वजीरों ने जब ये खबर बादशाह तक पहुंचाई तो उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। रगों में बहता बादशाही घमंड उबाल मारने लगा। तख्त का वारिस
रियासत का मालिक और उसकी लख्त ए जिगर किसी गरीब मजदूर के लिए अपने दिल में जज्बात रखे, ये उसकी नज़र में गुनाह से कम ना था। बादशाह ने फौरन वजीर आजम को बुलवाया। वो लड़का साबिर, उसे पकड़वाओ, और इस तरह पकड़वाओ कि उसकी रूह तक कांप उठे। हमारी शहजादी पर निगाह डालना इस हिम्मत की कीमत चुकानी होगी। वजीर ने अदब से सर झुकाया और चाल चल दी गई। उधर शहजादी पलूशा को ये अंदाजा हो चला था कि अब हवाएं उसके खिलाफ बहने लगी हैं। वो जानती थी कि उसके महबूब को किसी बड़ी आफत का सामना करना पड़ सकता है। उसने अपनी वफादार कनीज नाजनीन को बुलाया। नाजनीन, पलूशा ने धीमे लहजे में कहा, साबिर को खबरदार कर दो। कह दो कि रियासत अब उसके लिए महफूज नहीं, और अगर वो इस शहर से चला गया तो शायद मैं भी इस तख्त से उतर जाऊं। नाजनीन ने सिसकते हुए सर हिलाया और उसी वक़्त निकल पड़ी, मगर अफसोस, वक़्त उससे तेज निकला। साबिर को एक झूठे पैगाम के जरिए महल बुलवाया गया। शहजादी ने इनाम देने को बुलाया है। साबिर को थोड़ी हैरानी हुई, मगर वो चला गया। नादान दिल में एक अजीब सी उम्मीद ली, मगर जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके हाथ बांध दिए गए और उसे बादशाही दरबार में पेश किया गया। बादशाह का चेहरा तमतमाया हुआ था, उसकी आंखों में नफरत की लपटें थीं। तुमने हमारी इज्जत, हमारी शहजादी को अपनी मोहब्बत का निशाना बनाया। एक मजदूर हमारी नस्ल से वाबस्ता होना चाहे, ये ख्वाब देखना भी जुर्म है। साबिर ने नजरें झुकाए हुए जवाब दिया, हुजूर, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मोहब्बत किसी ताज या तख्त से नहीं होती, ये तो रूह से रूह तक का सफर है, और अगर मोहब्बत करना गुनाह है तो मैं ये गुनाह बार बार करूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने गुस्से से कहा, इस गुस्ताख को शहर के चौराहे पर लटकाया जाए, ताकि हर गरीब जान ले बादशाही खून के सामने उसकी हैसियत क्या है। मगर उसी वक़्त दरबार के दरवाजे जोर से खुले। नाजनीन दौड़ती हुई आई। उसके पीछे शहजादी पलूशा थी, जो बगैर पर्दे, बगैर किसी एतबार के सीधी तख्त के सामने आ खड़ी हुई। बस कीजिए, अब और नहीं। उसकी आवाज में बगावत थी, मोहब्बत थी, आंसू थे। अगर आप इस शख्स को सजा देंगे तो मेरी जान भी उसके साथ जाएगी, क्योंकि इस दिल ने पहली बार धड़कना सीखा है, साबिर के नाम पर। बादशाह को मानो लकवा मार गया। उसकी लखत ए जिगर ने उसके सामने बगावत का ऐलान कर दिया था। अब दो रास्ते थे, या तो तख्त की आन बचाई जाए और बेटी को खो दिया जाए, या मोहब्बत के सामने झुककर एक नया इतिहास रचा जाए। दरबार ए नूर बखत में उस रोज वो मंजर था जो सदियों में एक बार देखा जाता है। एक बादशाह का गुरूर, उसकी बादशाही का इज्जतदार बोझ और एक शहजादी की आंखों में जलती मोहब्बत की शमा, सब एक ही जगह जमा थे। शहजादी पलूशा अपने बेतहाशा दिल की सारी तहरीरें अब तख्त के सामने पड़ रही थीं। अब्बा हुजूर, उसकी आवाज कांपती मगर मजबूत थी, अगर इस शख्स को सजा दी गई तो मैं भी जिंदा ना रहूंगी। आपकी बादशाही मुबारक रहे, लेकिन मेरी मोहब्बत को मत कुचलिए। दरबार में मौजूद वजीर, अमीर, उलेमा सब खामोश। किसी में भी वो हिम्मत न थी कि कुछ कह सके। बादशाह की आंखों में दो आंधियां टकरा रही थीं, एक उसका बाप होने का दर्द और दूसरी उसका बादशाह होने का घमंड। उसने पलूशा की आंखों में देखा, जहां आंसू नहीं, एक आग थी, और फिर साबिर की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर शिकस्त नहीं बल्कि मोहब्बत की रोशनी थी। एक लंबी खामोशी के बाद बादशाह ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा। दरबारियों की सांसें थम गईं। साबिर, बादशाह की गूंजती आवाज उठी। साबिर ने सीधा होकर जवाब दिया, जी बादशाह ए आलम, अगर तुझे मेरी बेटी इतनी अजीज है तो क्या तुझ में हिम्मत है उस मोहब्बत की कीमत अदा करने की? साबिर ने बगैर झिझक कहा, अगर मोहब्बत की राह में मेरा सर भी कट जाए तो मैं उसे सजदा समझकर पेश करूंगा। बादशाह उठ खड़ा हुआ। सबको लगा अब तलवार उठेगी, मगर नहीं। बादशाह ने अपनी तलवार जमीन पर रख दी। तूने मोहब्बत की जो तसव्वुर किया है वो ताज से भी ऊंचा है, और जो मेरी बेटी की आंखों में मैंने देखा वो बादशाही से बढ़कर है। मैं अपनी शहजादी को उसके महबूब के हवाले करता हूं। दरबार में एक सन्नाटा छा गया, और फिर कुछ ही लम्हों में वो सन्नाटा तालियों में बदल गया। पलूशा की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर ये आंसू शिकस्त के नहीं थे, ये कामयाबी की भीगी हुई दुआएं थीं। साबिर को रिहा कर दिया गया, और उसी दरबार में ऐलान हुआ कि रियासत ए नूरबख्त की शहजादी पलूशा अब साबिर की मंगेतर है, और जल्द ही इस रियासत का ताज
उस शख्स के सर होगा जिसने मोहब्बत को सरताज बनाया। शहर की गलियों में चरागां हुआ, फलक पर आतिशबाजियां चमक उठीं। गरीबों ने दुआएं दीं और अमीरों ने हैरत से सिर झुका दी। मगर बादशाह की आंखों में एक अजीब सी राहत थी। उसने अपनी बेटी को खोया नहीं था, बल्कि एक ऐसा वारिस पाया था जो तख्त की हिफाजत मोहब्बत की तलवार से करेगा। रियासत-ए-नूरबख्त की फिजा में अब मोहब्बत की खुशबू तैर रही थी। हर तरफ जश्न का समा था, मगर इस जश्न के पीछे एक ऐसा सफर था जो आंसुओं, इम्तिहानों और साजिशों से भरा हुआ था। शहजादी पलूशा और गरीब मजदूर साबिर का रिश्ता अब तख्त से वाबस्ता होने वाला था। लेकिन बादशाही कभी भी आसान नहीं होती, और न ही मोहब्बत की राह हमवार। साबिर को अब महल में तालीम दी जाने लगी। दरबार के उलेमा, बुजुर्ग और सलाहियत रखने वाले लोग उसे राजकाज, इल्म, फरमान नवीसी और अदब के उसूल सिखाने लगे। मगर साबिर का दिल अब भी सादा था। उसे तख्त नहीं चाहिए था, बस पलूशा का साथ चाहिए था। एक रोज पलूशा ने पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता, इतने बड़े तख्त, इतने बड़े जिम्मे की सोचकर? साबिर ने मुस्कुराकर कहा, अगर तू मेरे साथ है तो किसी तख्त से डर नहीं। मेरा ताज तेरी मोहब्बत है और मेरा तख्त तेरा दिल। पलूशा उसकी बातों पर मुस्कुरा दी, मगर उसकी आंखों में एक हल्की सी बेचैनी थी। उसी वक़्त रियासत के सरहद से एक खबर आई। मुमलिकत-ए-शम्सबान, जो कि नूरबख्त की पुरानी दुश्मन थी, सरहदों पर हलचल करने लगी थी। बादशाह को अंदेशा हुआ कि जल्द ही जंग छिड़ सकती है। बादशाह ने दरबार में ऐलान किया, हमें एक ऐसा शख्स चाहिए जो बहादुरी, ईमानदारी और मोहब्बत से भरा हो, जो हमारी रियासत का वली अहद बने और मुश्किल वक़्त में इस तख्त की रहनुमाई करे। सारी नज़रें साबिर की जानिब उठीं, मगर बहुत से अमीर और वज़ीर इस फैसले से खुश न थे। वज़ीर आज़म, जो अंदर ही अंदर इस तख्त का ख्वाहिशमंद था, अब चुप नहीं रह सकता था। उसने दरबार में खड़े होकर ऐलान किया, हुजूर, एक गरीब मजदूर, चाहे जितना भी नेक हो, क्या वो इस तख्त का बोझ उठा सकेगा? क्या खून का राबिता अहम नहीं? क्या बादशाही सिर्फ मोहब्बत से चल सकती है? बादशाह ने उसकी बात सुनी और फिर साबिर को देखा। क्या तुम तैयार हो साबिर? साबिर ने सर झुकाया। अगर मेरी मोहब्बत इस रियासत को बचा सकती है तो मैं जान तक दे दूंगा, लेकिन अगर तख्त के लिए झूठ, फरेब और नफरत चाहिए तो मुझे ये तख्त नहीं चाहिए। दरबार फिर एक बार खामोश हो गया। बादशाह ने अपने तख्त से उठकर साबिर के पास आकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, वही इंसान तख्त का हकदार है जो इसे ठुकरा सकता है। और यूं ऐलान कर दिया गया, साबिर नूरबख्त का वली अहद है। शाम के साए जब रियासत-ए-नूरबख्त की फिजा पर उतरने लगे तो महल के झरोकों से जंग की आहटें सुनाई देने लगीं। सरहद पर मुमलिकत-ए-शम्सबान की फौजें जमा हो चुकी थीं। उनके सरदार नाहम बिन जारकत की आंखों में नूरबख्त को मिटाने का जुनून भरा था। वो जानता था कि अब की बार बादशाह बूढ़ा हो चुका है और उसके वारिस के पास न तजुर्बा है न सियासी दांव-पेच। मगर वो नहीं जानता था कि मोहब्बत से जन्म लेने वाली ताकतें कभी कमजोर नहीं होतीं। साबिर को जब जंग की खबर मिली तो उसने फौरन बादशाह से दरख्वास्त की, हुजूर, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इस जंग की सरबराही करूं। ये मेरी पहली और सबसे अहम आजमाइश होगी। बादशाह ने कुछ पल उसे देखा, फिर कहा, साबिर, ये तख्त तलवार से नहीं, दिमाग से बचाया जाता है। अगर तुझमें दोनों हैं तो जा और इस रियासत की हिफाजत कर। शहजादी पलूशा ने अलविदा कहते हुए उसका हाथ थाम कर सिर्फ इतना कहा, जमीन पर लड़ो, मगर आसमान से दुआओं की रस्सी मत छोड़ना। साबिर ने उसका माथा चूमा और निकल पड़ा। एक मजदूर जो अब वली अहद था, मगर जंग में सिर्फ एक सिपाही की तरह उतरने जा रहा था। उधर वज़ीर-ए-आज़म, जो अंदर ही अंदर इस तख्त का दुश्मन था, साबिर की शिकस्त के इंतजार में बैठा था। उसने अपने कुछ खुफिया आदमी शम्सबान को चुपचाप अंदरूनी मालूमात भेजनी शुरू कर दी थी। वो चाहता था कि साबिर जंग में हार जाए और फिर रियासत की कमान उसे मिल जाए। मगर साबिर की हिम्मत और दिमाग ने सबको हैरान कर दिया। उसने फौज के हर सिपाही को बराबरी का दर्जा दिया, अमीरों और गरीबों के बीच का फर्क मिटा दिया। हर सिपाही की आंखों में अब सिर्फ एक मकसद था, रियासत को बचाना और उस शख्स के लिए जान देना जिसने उन्हें इंसान समझा। जंग शुरू हुई। शम्सबान की फौजें तादाद में ज्यादा थीं, मगर साबिर के सिपाहियों में जुनून था।
पहली मर्तबा नूरबख्त की सरजमीन पर एक ऐसा लश्कर खड़ा था जो सिर्फ बादशाह के लिए नहीं बल्कि अपने भरोसे, अपनी मोहब्बत और अपने उसूलों के लिए लड़ रहा था। 3 रोज तक जंग जारी रही। खून की नदियां बहती रहीं, मगर साबिर की तलवार हर वार में इज्जत और जुर्रत का पैगाम देती रही। तीसरे रोज आखिरकार नाहम बिन जारका को शिकस्त हुई। शमसबान की फौजें पीछे हट गईं। नूरबख्त एक बार फिर महफूज हो गया। जब साबिर वापस महल लौटा तो उसके जिस्म पर जख्म थे, मगर उसके चेहरे पर फतह की रोशनी थी। बादशाह ने उसे सीने से लगाया और कहा, आज तूने साबित कर दिया कि बादशाह बनने के लिए बादशाही खून नहीं, एक नेक दिल और अज़्म की ज़रूरत होती है। जंग में कामयाबी के बाद नूरबख्त की फिजा में चैन की खुशबू थी। शहर की गलियां फूलों से महक रही थीं और महल की हवेलियों में नगमे गूंज रहे थे। मगर जैसे हर बहार के पीछे एक खैज़ां छुपी होती है, उसी तरह इस सुकून के पीछे भी एक साया मंडरा रहा था। वज़ीर आज़म रमज़ान बेग अब इस ताज के और ज़्यादा करीब नहीं बल्कि दूर हो चुका था, मगर उसकी रगों में अब भी तख्त की हवस दौड़ रही थी। उसने सोचा, जब तक पलूशा और साबिर जिंदा हैं, मेरा तख्त से कोई रिश्ता नहीं बन सकता। उसने अपनी चालें तेज कर दीं। महल के अंदरूनी खानदानों को फुसलाना शुरू किया। अमीरों के कान भरे कि एक गरीब मजदूर अब बादशाह बनने जा रहा है, कल तुम सबके तख्त भी खतरे में होंगे। शिकायतों, अफवाहों और चुपचाप फैलते फितने अब शहजादी तक भी पहुंचने लगे। एक रात पलूशा ने साबिर से कहा, तुम्हारे खिलाफ बहुत सी आवाजें उठ रही हैं साबिर। वो कहते हैं कि तुम तख्त के लायक नहीं। साबिर ने नरमी से जवाब दिया, मालिकियत दिल से होती है, खून से नहीं। अगर मैं लोगों के लिए कुछ अच्छा ना कर सका तो उनका एहतिजाज जायज़ होगा, मगर अगर मैंने इंसाफ किया और फिर भी वो नफरत करें तो समझो कि ये मोहब्बत का इम्तिहान है। पलूशा उसकी बातों में सुकून तलाशने लगी, मगर एक और साजिश इस सुकून को तोड़ने के लिए तैयार बैठी थी। रमज़ान बेग ने एक खुफिया जहर तैयार करवाया, एक ऐसा जहर जो धीरे धीरे असर करता और अंदर से जिस्म को गला देता। उसकी मंशा थी साबिर को महल में ही खामोशी से मिटा देना, ताकि उसकी मौत एक कुदरती हादसा लगे। उसने एक कनीज को फुसलाया जो हर रोज साबिर के लिए शरबत लाया करती थी। उसे सोने का लालच और एक वजीफा दिया गया, और फिर एक रोज वही जहर उस शरबत में मिलाकर महल के दस्तरख्वान तक पहुंचा दिया गया। मगर तदबीर से कहीं ऊपर तकदीर होती है। उसी शाम पलूशा ने दस्तरख्वान पर आते ही देखा कि साबिर थका हुआ सा लग रहा है। उसने अपने हाथ से उसे शरबत देने की पेशकश की, मगर साबिर ने मुस्कुराकर कहा, आज तुम पियो, मैं बाद में पीऊंगा। जैसे ही पलूशा ने पहला घूंट लिया, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। साबिर घबरा गया। उसने फौरन हकीम बुलवाया। हकीम ने जांच कर कहा, शहजादी को झर दिया गया है, मगर वो हल्का था, अगर वक्त पर इलाज किया गया तो बच सकती हैं। साबिर के चेहरे पर रंग नहीं रहा। वो चीख पड़ा, किसने किया ये सब? कौन है जो हमारी मोहब्बत को मिटाना चाहता है? उसने पूरे महल में तहकीकात का हुक्म दे दिया। रात भर पलूशा की हालत नाजुक रही। साबिर उसके सिरहाने बैठा रहा, उसकी हर सांस के साथ अपनी जान महसूस करता रहा। सहर होने को थी, मगर महल की रात अब तक सोई न थी। शहजादी पलूशा बिस्तर पर निढाल पड़ी थी और साबिर का दिल किसी शिकस्ता शीशे की तरह बिखरा पड़ा था। हकीमों की टीम पलूशा को बचाने की कोशिश में लगी थी। दवाओं की खुशबू में भी मौत की परछाई महसूस हो रही थी। साबिर की आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि एक सवाल था, किसने झड़ दिया? सवेरे जैसे ही पहला सूरज का कतरा महल की दीवार से टकराया, तहकीकात की शुरुआत हुई। महल के हर गुमनाम कोना, हर बर्तन, हर कनीज और हर दस्तरख्वान की निगरानी की गई। वज़ीर आज़म रमज़ान बेग बेपरवाह सा दरबार में दाखिल हुआ, चेहरा उसी तरह मुतमिन जैसे कोई नश्तर दिल में चुभाकर मुस्कुरा रहा हो। मगर एक लम्हा ऐसा आता है जब इंसाफ खुद अपने पैर से चलता हुआ हकीकत तक पहुंचता है। साबिर ने कनीजों से दरियाफ्त की और एक नौजवान कनीज के चेहरे पर अजब सी घबराहट थी। वो कांप रही थी, उसकी आंखें बार बार झुक रही थीं। तेरा नाम क्या है? मलका, उसने कांपती आवाज में कहा। तू ही शरबत लाती है ना? जी हुजूर। साबिर ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, किसने भेजा तुझे? मलका की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने सिसकते हुए सच बयान कर दिया, हुजूर, रमज़ान बेग ने मुझे सोने और जमीन का लालच दिया। उसने कहा,
शरबत में ये सादा सा अर्क डाल दो। मैंने नहीं जाना कि वो जहर होगा। मैं गुनहगार हूं, मुझे सजा दीजिए। सारे दरबारी सन कर रह गए। साबिर की आंखों में आग थी। उसने रमजान बेग की तरफ देखा, जो अब भी नाटकीय अंदाज में बोल पड़ा, झूठ है, ये किसी की साजिश है मुझे बदनाम करने की। मगर मलका ने जेब से एक सोने की मुहर निकाली, जिस पर रमजान बेग की निजी मुहर थी। गुनाह अब चीख कर बोल रहा था। बादशाह को जब ये खबर पहुंची तो वो सदमे में डूब गया। रमजान बेग उसका पुराना साथी था। साबिर ने दरबार में खड़े होकर कहा, ये सिर्फ मेरे खिलाफ नहीं था, ये रियासत नूरबख्त के खिलाफ बगावत थी। एक वजीर जो मोहब्बत से डर जाए वो महल नहीं, जेल के काबिल होता है। बादशाह ने सिर हिलाया और ऐलान किया, रमजान बेग को तमाम ओहदों से हटाया जाए और जिंदगी भर के लिए कैद किया जाए। रमजान बेग को जंजीरों में बांध कर ले जाया गया। उसी शाम पलूशा की हालत बेहतर होने लगी। हकीमों ने खुशखबरी दी, जहर का असर अब जाता रहा। मोहब्बत की ताकत ने फिर एक जान बचा ली। साबिर पलूशा के पास बैठा, उसका हाथ थामे हुए बोला, तू महलों से भी बढ़कर है। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मेरा सब कुछ मिट जाता। पलूशा मुस्कुराई, एक नाजुक मगर हिम्मती मुस्कान। नूरबख्त की रियासत अब एक बार फिर चैन की सांस ले रही थी। पलूशा की सेहत भी धीरे धीरे बहाल हो रही थी और साबिर अब तख्त के ओर ज्यादा करीब नजर आने लगा था। मगर असल सुकून अभी दूर था। रमजान बेग अब जेल की तन्हा कोठरी में कैद था, मगर उसकी आंखों में अब भी नफरत की चिंगारी सुलग रही थी। रात की खामोशी में वो अपने पुराने वफादारों से पैगामात भेज रहा था, जो अब भी महल के अंदर मौजूद थे। अगर मैं मिटा नहीं सकता तो मैं इस तख्त को ही जला दूंगा। ये अल्फाज उसने अपने एक करीबी जासूस को लिख भेजे। इधर महल में साबिर अब हुकूमत के कामों में हिस्सा लेने लगा था। वो लोगों की शिकायत सुनता, सड़कों और बाजारों का जायजा लेता और हर गरीब की पुकार पर फौरन एक्शन लेता। लोग उसे असली वारिस कहने लगे थे, मगर इसी शोहरत ने एक नया खतरा भी पैदा कर दिया था, बाहर से नहीं बल्कि अंदर से। कुछ अमीर जमींदार और पुराने दरबारी अब उससे जलने लगे थे। उनका मानना था कि एक मजदूर का बेटा इस रियासत की कीमत नहीं जानता। एक रोज दरबार में एक शख्स आया, नाम था जामिल। उसने अपने आप को एक कारोबारी बताया और बादशाह के सामने एक नायाब तोहफा पेश किया, एक सोने से मढ़ा हुआ ताज जिस पर जवाहरात जड़े थे। मगर इस ताज के अंदर एक राज छुपा था, बारूद और बारीक सा विस्फोटक जो तख्त के करीब आते ही फट सकता था। साबिर को जब इस तोहफे की खबर मिली तो उसने ताज को खुद देखने का फैसला किया। उसकी नज़र पैकेजिंग और वजन पर पड़ी तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ये ताज तोहफा है या मौत का पैगाम? उसने खुद से पूछा। उसने तुरंत महल के हिफाजती अफसर को बुलवाया और ताज की जांच करवाने को कहा। जैसे ही ताज खोला गया, अंदर से बारीक मशीनों और एक चिंगारी पैदा करने वाला मैकेनिज्म मिला। महल में हलचल मच गई। साबिर ने फौरन जामिल को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, मगर वो गायब हो चुका था। तहकीकात से मालूम हुआ जामिल असल में रमजान बेग का भांजा था, जो उसकी साजिश को अंजाम देने आया था। साबिर अब समझ चुका था, रमजान बेग भले ही जंजीरों में है, मगर उसकी सोच अब भी आजाद है। उसी रात साबिर पलूशा के पास आया। वो खिड़की के पास बैठी चांदनी में खोई हुई थी। इतनी खामोशी क्यों? साबिर ने पूछा। पलूशा ने धीमे से कहा, मैं सोच रही हूं, मोहब्बत इतनी भारी क्यों होती है? इसमें हर लम्हा एक नया इम्तिहान क्यों होता है? साबिर ने उसका हाथ थाम लिया। क्योंकि हमारी मोहब्बत सिर्फ दो दिलों की नहीं, बल्कि एक पूरी रियासत की तकदीर बन चुकी है। साबिर और पलूशा की मोहब्बत अब रियासत की फिजा में हर गली, हर नुक्कड़ तक पहुंच चुकी थी। मगर ये मोहब्बत अब एक बड़ी जिम्मेदारी बन चुकी थी। रियासत की सलामती और तख्त की स्थिरता साबिर की काबिलियत पर निर्भर करने लगी थी। उस पर एक और बोझ था। रमजान बेग की साजिशों का सिलसिला अब भी खत्म नहीं हुआ था। उसकी आंखों में बदला लेने की आग जल रही थी और हर रात वो किसी नए तरीके से रियासत को गिराने की योजना बनाता। साबिर को अब यह महसूस होने लगा कि अगर किसी ने पूरी तरह से इस साजिश का अंत न किया तो उसकी अपनी जिंदगी और पलूशा की सलामती को खतरा हो सकता था। इस बार रमजान बेग अकेले नहीं था। वह अपने साथ कुछ पुराने दरबारी और जमींदारों को ले आया था, जो उसे तख्त पर बैठाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। एक दिन शाम को जब महल के आंगन में सब लोग एक सभा में बैठे थे, तो पलूशा ने सबको एक अहम फैसला सुनाया। उसने कहा, हमें सिर्फ अपने दुश्मनों से नहीं, बल्कि उनके विचारों से भी लड़ा होगा।
हम एक तख्त पर बैठकर अपने गरीबों की आवाज़ नहीं उठ सकते। हमें उन सब को एक नई राह दिखानी होगी जो इस तख्त के पीछे छुपे हैं। साबिर ने पलूशा की बातों से पूरी तरह से सहमति जताई। दोनों ने तय किया कि महल के अंदर एक नई इनकलाब की बुनियाद रखी जाएगी और सबसे पहले वो रमजान बेग और उसके साथी दरबारियों के साजिशों का पर्दाफाश करेंगे। साबिर और पलूशा ने चुपके से एक खुफिया मंसूबा बनाया। उन्हें मालूम था कि रमजान बेग अब अपनी सारी ताकत जोड़ने के लिए हर उस इंसान को अपने साथ करेगा जो उसकी मदद कर सकता था। इस बार उनका इरादा सिर्फ रमजान बेग को पकड़ना नहीं था, बल्कि उसकी पूरी साजिश को खत्म करना था। एक रात जब महल में सब सो रहे थे तो साबिर और पलूशा ने एक आखिरी कदम उठाने का फैसला किया। उन्हें पता था कि अगर इस बार जरा सी भी चूक हुई तो रमजान बेगा और उसकी साजिशों का असर पूरी रियासत पर पड़ेगा। अगली सुबह जब दरबार शुरू हुआ तो साबिर ने बिना किसी कवायद के रमजान बेग को खुली चुनौती दी। उसने कहा, अगर तुम इस रियासत को धोखा देने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारी साजिशों का पर्दाफाश करूंगा। अब तुम सिर्फ अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल रहे, बल्कि उस रियासत को भी खतरे में डाल रहे हो जिसकी जिम्मेदारी मैं और पलूशा ने अपनी जान से निभाई है। रमजान बेग ने तुनरत जवाब दिया, तुम कौन होते हो मुझे चुनौती देने वाले? तुम्हारा वजूद तख्त के लिए खतरा नहीं, बल्कि सिर्फ एक भ्रम है। मगर साबिर की आंखों में जो ताकत और इरादा था वह रमजान बेग की बातों से कहीं ज्यादा था। उसने हर दरबारी को अपनी तरफ किया और यह ऐलान किया, इस तख्त पर सिर्फ एक सच्चा राजा बैठ सकता है, और वो राजा कोई और नहीं बल्कि मैं हूं, क्योंकि मैं सिर्फ रियासत का ख्याल रखता हूं, न कि अपनी हवस का। साबिर ने वो कदम उठाया जिससे रमजान बेग का तख्त टूट गया। सबका इनकलाब हुआ और रियासत में एक नई क्रांति शुरू हुई। पलूशा ने साबिर के साथ मिलकर नए शासन की बुनियाद रखी जो पूरी रियासत के हक़ में था। रियासत में बगावत का बिगुल बज चुका था। साबिर और पलूशा ने मिलकर एक नई राह चुनी थी, और जहां न सिर्फ तख्त बल्कि हर इंसान की बुनियादी ज़रूरतों का ख्याल रखा जाता। नूरबख्त की ज़मीन अब पहले से ज़्यादा हरा भरा और उम्मीदों से भरपूर हो गई थी। मगर इस रास्ते पर चलने के लिए उनकी मोहब्बत और उनके इरादों की ताकत को हर रोज़ किसी न किसी साजिश का सामना करना पड़ रहा था। रमजान बेग की साजिश के बाद साबिर ने उसकी ताकत को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, मगर उसकी जहरीली सोच अब भी कहीं न कहीं महल के अंदर घुसी हुई थी। कुछ पुराने दरबारी जो कभी न कभी बेग के साथ थे, अब भी अपनी दकियानूसी और स्वार्थी सोच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। साबिर और पलूशा ने एक दिन एक और बड़ा फैसला लिया। महल में एक नई परिषद बनाने का मन बनाया गया जिसमें हर वर्ग के लोग अपनी बात रख सकें और हर मसले का हल सीधे तौर पर न्यायिक तौर पर निकल सके। पलूशा ने साबिर से कहा, हमारी मोहब्बत अब सिर्फ दो दिलों के बीच नहीं बल्कि रियासत की हर एक इंसान की आवाज़ बन चुकी है। अब हमें हर वो दिल जीतना होगा जो हमारी मोहब्बत और न्याय को समझ सके। साबिर ने पलूशा के शब्दों में सच्चाई महसूस की। उसने कहा, हमारी मोहब्बत ने हमें तख्त तक पहुंचाया है, लेकिन हमारा असल मकसद अब भी साफ है, इंसाफ और बराबरी। जब तक रियासत में हर इंसान को उसके हक का नहीं मिलेगा, हमारी लड़ाई खत्म नहीं हो सकती। तभी महल की दरबार में अचानक से हलचल मच गई। खबर आई कि कुछ पुराने जमींदार और कुछ दरबारी फिर से रमजान बेग के संपर्क में हैं। ये वही लोग थे जिन्होंने कभी उसकी साजिशों का समर्थन किया था और अब भी उसकी विचारधारा में विश्वास रखते थे। लेकिन इस बार उनकी साजिशें अब खुले तौर पर सामने आ रही थीं। रियासत की सलामती के लिए साबिर और पलूशा को एक बार फिर अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। दोनों ने मिलकर एक सख्त योजना बनाई और इस बार उन्होंने तय किया कि ये आखिरी कदम होगा। उन्हें अब किसी भी प्रकार की जरा सी भी नाकामी नहीं सहनी थी। साबिर ने दरबार में सभी के सामने ऐलान किया, जो लोग अभी तक गलत राह पर हैं उन्हें सच का सामना करना होगा। रियासत को सिर्फ एक सच्चे बादशाह की जरूरत है, और वो वही है जो लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाता है, न कि अपनी हवस के लिए। इसी दौरान पलूशा ने उन दरबारियों और जमींदारों से मुलाकात की जो फिर से साजिशें कर रहे थे। उसने उन्हें न सिर्फ सच्चाई का एहसास दिलाया, बल्कि ये भी समझाया कि अगर वे सही रास्ते पर नहीं आए तो वो अपनी ही रियासत के खिलाफ काम कर रहे हैं। कुछ देर तक तनी हुई चुप्पी रही, मगर धीरे धीरे कुछ दरबारी पलूशा और साबिर की बातों को समझने लगे। और फिर वो दिन आया जब साबिर ने पूरे दरबार के सामने उन साजिशों का पर्दाफाश किया। रमजान बेग की विचारधारा को आखिरकार नकारा गया और रियासत में एक नया कानून लागू हुआ। सच्चाई, इंसाफ और प्यार ही हमारे रास्ते होंगे।
इस कानून के तहत अब कोई भी दमन, अत्याचार या बुरा काम नहीं सहा जाएगा। रियासत में शांति का सूरज अब पूरी तरह से उग चुका था। नूरबख्त के दिलों में उम्मीद की किरणें हर तरफ चमकने लगी थीं। साबिर और पलूशा का शासन अब न सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि दरबारी वर्ग के लिए भी मिसाल बन चुका था। जहां पहले जमीन के मालिक अपनी ताकत और सत्ता के दम पर रियासत चलाते थे, वहीं अब हर किसी को बराबरी का हक दिया गया था। रियासत की दीवारों के भीतर भी बदलाव की हवा बहने लगी थी। साबिर और पलूशा के फैसलों ने पूरे राज्य को एक नई दिशा दी थी। लोग अब एक साथ मिलकर काम करते थे और यह महसूस करते थे कि उनका नेता सिर्फ एक तख्त पर बैठा शख्स नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो उनकी आवाज़ सुनता है और उनका दर्द महसूस करता है। साबिर अब एक सच्चे राजा की तरह काम कर रहा था, लेकिन उसकी दिलचस्पी सिर्फ तख्त की ताकत में नहीं थी। वह हमेशा यह सुनिश्चित करने की कोशिश करता कि रियासत के हर कोने में इंसाफ हो, हर गरीब को उसका हक मिले और हर व्यक्ति को शांति और समृद्धि का अनुभव हो। पलूशा, जो कभी महल के एक कोने में चुपचाप बैठी रहती थी, अब रियासत की सबसे प्रभावशाली शख्सियत बन चुकी थी। उसकी नज़दीकी सलाहों और फैसलों ने रियासत को और मजबूत किया था। वह एक सशक्त महिला के रूप में उभरी थी, जिसने यह साबित कर दिया था कि अगर किसी के पास दिल में सच्चाई और ईमानदारी हो तो वह किसी भी स्थिति से बाहर निकल सकता है। मगर इस सुकून और खुशहाली के बावजूद रियासत के अंदर एक और छिपी हुई चुनौती थी। कुछ ऐसा था जिसे साबिर और पलूशा की नज़रें अब तक पकड़ नहीं पाई थीं। शाही परिवार का एक और सदस्य जो इस बदलाव से परेशान था और उसे अपनी सत्ता वापस चाहिए थी। उसका नाम था अलीजा, जो पहले कभी पलूशा की दादी की सलाहकार थी और अब खुद को रियासत की असली वारिस मानने लगी थी। अलीजा ने धीरे धीरे कुछ दरबारियों को अपनी ओर खींच लिया और एक गुप्त साजिश रची, जिसमें वह महल की सत्ता को फिर से अपने हाथ में लेना चाहती थी। उसने यह सोच लिया था कि अगर वह इस रियासत के तख्त पर बैठ सकी तो वह अपनी शर्तों पर राज करेगी। एक दिन पलूशा ने महल के अंदर कुछ अजीब सी हलचल महसूस की। उसने साबिर से कहा, मुझे लगता है कुछ ठीक नहीं हो रहा है। लोगों का रुख बदलने लगा है। कुछ दरबारी अब हमारी नीति और दिशा से संतुष्ट नहीं दिख रहे। साबिर ने पलूशा की बातों को गंभीरता से लिया। उन्होंने अपनी जानकारी का दायरा और बढ़ाया और महल के हर कोने में सख्ती से निगरानी शुरू की। फिर एक रात, जब रियासत में सब शांत थे, पलूशा को एक गुप्त संदेश मिला। यह संदेश अलीजा से था, जिसमें उसने एक नई साजिश का इनकलाब किया था, जो पलूशा और साबिर की शासन व्यवस्था को खत्म करने की योजना थी। साबिर और पलूशा ने एक बार फिर अपनी पूरी ताकत को एकजुट किया। उन्हें अब कोई और चूक नहीं करनी थी। यह उनका अंतिम कदम था, ताकि रियासत में सच्चाई और इंसाफ का राज हमेशा के लिए कायम रहे। अलीजा की साजिश का पर्दाफाश होते ही महल में खलबली मच गई। पलूशा और साबिर अब जानते थे कि यह उनका आखिरी इम्तिहान है। रियासत की सलामती का सवाल था और किसी भी गलती का मतलब था सब कुछ खो देना। साबिर ने तुरंत अपने विश्वासपात्र सैनिकों और दरबारियों को इकट्ठा किया। पलूशा ने भी अपनी सारी ताकत से महल में मौजूद खुफिया जानकारी इकट्ठा की। अब जो सामने आ रहा था वो एक नई चुनौती थी। अलीजा ने न केवल दरबारियों को अपने साथ किया था, बल्कि रियासत के कुछ सबसे ताकतवर जनरल्स को भी अपने पक्ष में कर लिया था। उसकी साजिश इतनी मजबूत हो चुकी थी कि इसे सिर्फ सैन्य बल से नहीं, बल्कि सही योजना और सूझबूझ से ही नष्ट किया जा सकता था। अगर हमें जीतना है तो हमें अपने दुश्मन से ज्यादा चतुर और सटीक बनना होगा। साबिर ने पलूशा से कहा, हम सिर्फ अपनी ताकत नहीं बल्कि दिमाग का भी इस्तेमाल करेंगे। पलूशा ने सिर झुकाते हुए कहा, हमारे पास सच्चाई है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। रियासत में अगले कुछ दिन खामोशी में बीते। दरबार में अलीजा और उसके समर्थकों ने अपना वर्चस्व बनाए रखा, लेकिन साबिर और पलूशा ने धीरे धीरे अपनी ओर से सबूत जुटाने शुरू किए। उन्हें इस साजिश को फैलाने से पहले उसे पूरी तरह से उजागर करना था, ताकि किसी भी झूठे आरोप से बच सकें। आखिरकार वह दिन आया जब साबिर और पलूशा ने दरबार में सभी को एक साथ बुलवाया। अलीजा को इस बार कोई मौका नहीं दिया गया था। पलूशा ने पूरे दरबार के सामने अलीजा की साजिश का पर्दाफाश किया। कैसे उसने दरबारियों को बहलाया, जनरल्स को अपने साथ किया और रियासत के खिलाफ साजिश रची। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी रियासत के साथ खेल खेलने की? साबिर ने अलीजा से कहा, तुम्हारा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। अलीजा ने गुस्से में आकर पलूशा और साबिर को चुनौती दी।
तुम दोनों ने जो किया वो सिर्फ दिखावा था। मेरी सत्ता का रास्ता तुम्हारे झूठ से कहीं आसान है। अब देखो मैं तुम दोनों को क्या कर सकती हूं। लेकिन पलूषा ने शांतिपूर्वक कहा, सच्चाई की ताकत से कोई नहीं जीत सकता और हम दोनों सिर्फ प्यार और न्याय के लिए लड़ रहे हैं। तुम्हारा वजूद इन दोनों से कहीं कमजोर है। उसकी बातों में इतनी गहराई और विश्वास था कि अलीजा के पास कोई जवाब नहीं था। साबिर ने फिर अपनी पूरी सेना को आदेश दिया और अलीजा को महल से बाहर निकाल दिया गया। उसकी साजिश पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। अब रियासत में साबिर और पलूषा का राज और भी मजबूत हो गया। अलीजा और उसके समर्थक अपनी हार स्वीकार करके रियासत से चले गए और इस तरह रियासत में शांति का सूरज फिर से पूरी तरह से उग आया। साबिर और पलूषा ने एक साथ मिलकर उस रियासत को फिर से संवार लिया, जहां हर इंसान को उसकी जिंदगी जीने का हक था और हर एक दिल में मोहब्बत और इंसाफ की ज्वाला जल रही थी। अब रियासत में खुशहाली थी और इन दोनों की मोहब्बत ने उस रियासत को केवल बाहरी शांति नहीं बल्कि भीतर से भी सुकून और संतुलन दिया था। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। हम उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही करीबी लोगों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें। नए आने वाले लोगों से हमारी दिल से गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल बटन को ऑन कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।